यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा जिस पर देश की सियासत में लंबे समय से बहस जारी है। अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। रायपुर में यूसीसी को लेकर प्रबुद्ध जनों की बैठक हुई तो इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने तर्क सामने रखे। जैसा आप सभी जानते हैं कि समान नागरिक संहिता के संबंध में जो उच्च स्तरीय समिति गठित की गई उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ये विषय ऐसा है जो कि हर व्यक्ति के जीवन को छूने वाला है। प्रयास ये किया जा रहा है कि सभी संभागों में अलग अलग जाकर समिति के सदस्यगण इसके बारे में जानकारी देंगे और लोगों के विचार जानना चाहेंगे। हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होगा, जैसे गुजरात, उत्तराखंड और असम में हो गया। आज ये कमेटी ने अपना अभिमत लिया, अपना बात उन्होंने रखी, अब लोगों के अभिमत ले रहे हैं। और समिति का काम यही है कि सभी वर्गों के जो उनके विचार जानकर सरकार को एक ड्राफ्ट देगी और कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है। हम केवल आम जनता के विचारों को सरकार तक पहुंचाएंगे और उसके बाद सरकार इस पर लागू करेगी। बीजेपी का कहना है कि यूसीसी का मकसद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून की व्यवस्था करना है। मंत्री केदार कश्यप ने साफ कहा कि आदिवासी समाज को यूसीसी से दूर रखने की बात मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासी समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस जो देश हित में राष्ट्र हित की बात होती है तो वहां पर उसको विरोध करके किस तरीके से लोगों में ये नैरेटिव सेट करना कि ये आपके हित में नहीं है या समाज के हित में नहीं है, इस तरीके से वो प्रस्तावित करने की कोशिश करती है। लेकिन यूसीसी होता है तो उस पर किसी के साथ, किसी भी समाज के साथ में अहित नहीं होगा, इस बात का भी आश्वासन। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को अलग नजरिए से देख रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाया है कि अगर छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होता है तो आदिवासी समाज के विशेष अधिकारों और परंपराओं का क्या होगा। आदिवासी समाज को संविधान की 5वीं अनुसूची और पेसा कानून के तहत विशेष अधिकार मिले हुए हैं। कांग्रेस का सवाल है कि यूसीसी की स्थिति में इन अधिकारों और आदिवासी परंपराओं की संवैधानिक सुरक्षा कैसे बनी रहेगी। केदार कश्यप बताए आदिवासी हितों का क्या होगा और यूसीसी लागू करने का छत्तीसगढ़ में क्या आवश्यकता है, उससे क्या फायदा होगा छत्तीसगढ़ को। जो कानून व्यवस्थाएं चल रही है उसी कानून व्यवस्था को लागू नहीं कर पा रही है, उसी कानून व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। रोज लूट, हत्या, चोरी, डकैती हो रहा है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए आपने कमिश्नरी प्रणाली लागू किया, उसका क्या फायदा हुआ। तो यूसीसी लाने का क्या फायदा होगा, इसको बताना चाहिए। यूसीसी से फायदा क्या होगा। ये यूसीसी आदिवासियों का जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को छीनने के लिए, और सरकार जनहित के कार्यों को करना छोड़ ये यूसीसी जैसा कानून ला रही है जो छत्तीसगढ़ की आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा। यानी छत्तीसगढ़ में यूसीसी अब सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं रह गया है, इसके साथ आदिवासी अधिकार, परंपरा और संवैधानिक संरक्षण भी सियासत के केंद्र में आ गए हैं। बीजेपी जहां इसे समानता और समाज हित से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस आदिवासी हितों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। यूसीसी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बहस अभी शुरू हुई है। अब नजर इस बात पर होगी कि आदिवासी समाज के अधिकारों और परंपराओं को लेकर सरकार आगे क्या स्पष्ट रोड मैप सामने रखती है। टीवी 24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस आहट पर जिसकी चर्चा गाहे बगाहे बार बार छत्तीसगढ़ के सियासी हलकों में होती है, और वो है यूसीसी। पूरे देश भर में यूसीसी लागू होने हैं और इसी कड़ी में अलग अलग प्रदेशों ने इसे अपने स्तर पर अपने प्रदेश में पास कराकर आगे वैधानिक कार्रवाई को गति दी है। अब छत्तीसगढ़ भी इसी क्रम में है और छत्तीसगढ़ में इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी गई है और इस कमेटी ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। आज इसकी एक अहम बैठक थी जिसमें अलग अलग वर्गों से, संगठनों से सुझाव भी लिए गए। ऐसे में जब एक प्रक्रिया अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रही है और शीतकालीन सत्र में इसे लागू करने की तैयारी है, उसके पहले
सियासी दंगल एक बार फिर सज चुका है। कांग्रेस और भाजपा हमेशा की तरह इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। क्या है उनके अपने व्यू और क्यों इसमें अलग अलग राय देखने को मिल रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो लगातार यूसीसी पर तकरार जारी है। अब छत्तीसगढ़ में इसका प्रारूप बन रहा है, कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, आज इसकी अहम बैठक थी। कांग्रेस को कई शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं। कांग्रेस क्या बात से डर रही है, कुछ उसके भी सुझाव हैं। पहले उन्हीं से ओपनिंग करते हैं। अजय गंगवानी जी, हम अभी दीपक बैज जी को सुन रहे थे, वो बार बार आदिवासी हितों की बात करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में ये कानून बन गया, असम में, गुजरात में, उत्तराखंड में, वहाँ सब में तो आदिवासी हितों का संरक्षण किया गया है। फिर छत्तीसगढ़ में डर क्यों सता रहा है आप लोगों को? मोहन जी देखिए, सबसे पहले आपके टीवी 24 चैनल को बधाई। एक बहुत संवेदनशील विषय है जो सीधा सीधा न केवल देश छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को सीधी उसकी बात करता है। मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूसीसी लागू करने के लिए विधि आयोग को नियुक्त किया गया था। विधि आयोग की रिपोर्ट में बहुत अंडरलाइन की गई कि वर्तमान परिस्थितियों में समान नागरिक संहिता यूसीसी न ही आवश्यक है, न ही वांछनीय, नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। ये स्टेटमेंट जो है विधि आयोग का है, जिसका गठन इस बात के लिए किया गया था कि क्या यूसीसी के देश आवश्यकता है, या यूसीसी को लागू करने से आगे चल के क्या तकलीफें हो सकती है, क्या फायदे नुकसान होंगे। उस आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहता है कब ये विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट है मोहन जी। अभी भी आप उसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों है, इसकी 4 महत्वपूर्ण कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश का आर्टिकल 25 जो प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्रत्येक नागरिक अपने धर्म के आधार पे, अपनी आस्था के आधार पर, आचरण के आधार पर अपने धर्म के पालन की मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये यूसीसी उसकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर सीधा हस्तक्षेप है। दूसरा, भारत देश जो है पूरे विश्व में अपनी सांस्कृतिक विविधता, मतलब अपनी सांस्कृतिक विरासत, बहुत सारी संस्कृतियों के सुंदर समागम के लिए जाना जाता है। ये यूसीसी उन सारी संस्कृतियों पर सीधा प्रहार और सारे सांस्कृतिक समागम के जो मूल आधार है, मूल आत्मा है, उसके सीधा आक्रमण है। क्योंकि यहाँ पे विभिन्न धर्मों के, विभिन्न आदिवासी समुदाय के, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, जो अपने अपने रीति रिवाज, परंपराएं, अपनी उसको त्योहारों का वो मनाते हैं। लेकिन यूसीसी जो है सीधा उस पर आक्रमण की बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ये अल्पसंख्यकों का अधिकार। कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ है, आज ऑलरेडी देश में चाहे विवाह हो, तलाक हो, उत्तराधिकार हो और एकाधिकार, ऐसे बहुत सारे लाखों मामले कोर्ट ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं। यूसीसी लागू होने के बाद इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। चौथी और आखिरी महत्वपूर्ण बात है, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, यहाँ पेशा कानून लागू है, 5 अनुसूची के क्षेत्र है, 32% जनसंख्या आदिवासी है। यहाँ पे राज्य की संरक्षित जनजातियां हैं, बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरवा, बिहार, अबुनमाड़ी, ऐसी सारी जातियां जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। आज स्पष्ट उससे उल्लेख होना चाहिए, क्या यूसीसी लागू होने के बाद देश के संविधान का आर्टिकल 372 जो प्रत्येक आदिवासी को उनके आचार संहिता के आधार पर, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं, उनकी पूजा की पद्धति के आधार पर आरक्षण देता है, यूसीसी जो है जब लागू होगा सीधा पेशा कानून पे, उसके संवैधानिक अधिकारों पे, आज जो 5 सूची के अधिकार मिले हुए हैं उस पर सीधा हस्तक्षेप और आक्रमण की बात है। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी हित की बात नहीं, लेकिन ऐसा उदाहरण अब तक ऐसा कोई दिखा नहीं है कि इसमें ऐसा प्रावधान आ जाए कि आदिवासी हित प्रभावित हो जाए। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके चैनल पे, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, 5 सदस्यीय कमेटी। इसके आदिवासियों के अधिकार सीधा प्रभावित हो रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं होता कि 5 सदस्यीय कमेटी में किसी आदिवासी सदस्य को शामिल किया गया होता, जो आदिवासी हितों के, उनके संवैधानिक संरक्षण का ईमानदारी पूर्वक प्रयास करता। किसी भी आदिवासी समुदाय के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया गया। यहाँ मेरे भाजपा के प्रवक्ता बता दे, जब विधि आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी बांटने और काटने की राजनीति के चलते, राजनीतिक ध्रुवीकरण के चलते, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इसको लागू करने का दुष्प्रयास कर रही है?
चलिए ठीक है, देश में समान कानून हो जाए, इस पर कुछ असहमतियां हैं और इस कांग्रेस ने इस बात को रखा है। कैसे देखते हैं तौकीर जी इस पूरी प्रक्रिया को, कांग्रेस के कुछ सवालों को? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पहली बात तो झूठा नैरेटिव बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है वो तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाता है, CWC। तो वो इसका नतीजा ही है जो झूठा नैरेटिव बनाते हुए आदिवासियों के हक की बात करती है, लेकिन आदिवासियों का शोषण करने का अगर किसी को जाता है, श्रेय जाता है, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाता है। झूठा नैरेटिव भी वही बना रही है। अरे भाई, जब बता दिया गया कि इसमें जो है किसी भी हालात में आदिवासी वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के लिए किया गया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी समिति बनी है। अभी तो कानून बना नहीं है, अभी कानून लागू होना अलग चीज है। अभी समिति बनी है, अभी समिति बनने के बाद प्रश्न कर रही है। आज प्रश्न उसमें बुद्धिजीवियों का लिया गया, उनसे सलाह ली गई। तो आप किस प्रकार से बात करते? रही बात इसमें आदिवासी वर्ग को नहीं गया, कितनी शर्मनाक बात है। पढ़े लिखे हैं हमारे अजय गंगवानी जी, और ये जानते हैं जब इसमें आदिवासी वर्ग को छोड़ दिया गया है, उसको लिया ही नहीं गया है, तो उसमें शामिल होने का सवाल कैसे पैदा हो गया? एक बात। दूसरी बात, ये बताते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं होगी। अरे भाई साहब, आप अनुच्छेद 45 की तो बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की, लेकिन अनुच्छेद 44 भी वही बाबा साहब अंबेडकर बनाए हैं। ना आपने बनाया ना हमने बनाया, अनुच्छेद बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। तो बुराई क्या है? यही अमेरिका में जब जाते हैं तो सारे कानून का आप पालन करते हैं किसी भी धर्म के लोगों कि या दूसरे देशों में जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, या मुस्लिम भाई अरब देशों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो वहां के कानून के हिसाब से पूरे कानून का पालन करते हैं। लेकिन यहां पर बड़े मानने में बड़ी दिक्कत है। अरे भाई, ये पर्सनल लॉ बोर्ड का जो है आपने क्यों बनाया, जरा बताइए। कई प्रकार के आपने पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिए, आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि आपने तुष्टीकरण की राजनीति करी, क्योंकि इससे आपको फायदा था, दूसरों को, जनता को फायदा नहीं था, देश को फायदा नहीं था। क्योंकि अगर एक कानून होता तो तलाक एक होता, एक प्रकार से होता। अगर एक कानून होता तो जो बंटवारा संपत्ति का होता वो एक होता। आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मैं भी अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं, लेकिन मेरे यहां भी इस बात का भेदभाव है शरीयत के हिसाब से कि अगर मैं अपने बेटे को दूंगा तो आधा दूंगा, लेकिन बेटी को पहले सुन लीजिए पूरी बात, उसके बाद जवाब आपके बारे में। हाँ, तो मेरी अगर बेटी को देना तो आधे से आधा दूंगा। तो अरे भाई, जब ये कानून ये कह रहा है कि सबको बराबर ही का हक होना चाहिए, तो बेटा और बेटी दोनों बराबर है, तो क्या बुराई है? और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की बात कर रहे हैं। अरे आप ये बताइए मेरे को कि महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा सोचा जा रहा है इसमें कि भाई महिलाओं को जो तलाक होता है, उसका भरण पोषण होता है, वो बराबर हक मिलना चाहिए सबको, सबके धर्म जो धर्मों के हिसाब से आपने ये पर्सनल लॉ बोर्ड बना के आप लोग ने ना जिस प्रकार से बंटवारा किया है, ये आपने किया है। रही बात आदिवासियों भाइयों की, आप आदिवासी हितों की बात करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए आपके कांग्रेस पार्टी को, पूरे लोगों को। आप आदिवासी एक तरफ हितों की बात करते हैं और आदिवासियों का हनन करते हैं धर्मांतरण करके, और उसको आदिवासी रहने नहीं दिया जा रहा है भाई साहब, उसको धर्मांतरित करके उस धर्म से अलग कर दिया अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये कैसा तुष्टीकरण है? नहीं, जो आशंका है आप बात करते हैं, आपको शर्म होना चाहिए। अरे कानून एक बराबर है और बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर है, हमने नहीं बनाया। ये यूसीसी लागू करने का अगर बोला था तो बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था, आपने दबाया, आपकी सरकारों ने दबाया, लागू क्यों नहीं किया भाई? तो ये भेदभाव मत करिए साहब, ये सब जानते हैं, सबको लेकर चलते हुए कानून बनाया जा रहा है। किसी को डरने की जरूरत है क्या? झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, चलिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कानून में जो 4 प्रमुख प्रावधान हैं जो समान होने चाहिए सब नागरिक के लिए, उसके लिए ये प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, अभी कोई कानून बना नहीं है। द्विवेदी जी, क्या लग रहा है? और इसको पारदर्शी बनाएं, कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोगों के मन में आशंका है, वो सब दूर होनी चाहिए। ये कैसे संभव हो पाएगा? सहमति कैसे बनेगी? देखिए मोहन जी, जब भी कोई सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई नया कानून बनाना चाहती है तो उसमें वाद विवाद, पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति, इसकी गुंजाइश रहती है और इसका स्वागत भी होना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खासियत होती है कि जब सब मिल करके सारी सहमतियां जब बन जाएं और वो जो कानून तैयार होता है वही पूरे देश में लागू होता है। अब बात चल रही है समान नागरिक संहिता की। भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने यह फैसला किया है कि अब इस राज्य में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। इसके पहले 4 राज्यों में लागू हो चुका है, अभी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने भी इसको लागू किया है और इसमें सहमति असहमतियां आ रही हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता को एक बात बताना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता कानून का प्रावधान संविधान में पहले से ही है। वो बात अलग है कि अब तक की सरकारों ने साहस नहीं दिखाया और उसे वो लागू नहीं कर सकी। इसलिए यदि कोई सरकार साहस दिखा रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसका भी यह दायित्व है
कि जो भी विपक्ष की आपत्तियां हैं, जो भी किसी वर्ग विशेष धर्म समाज की आपत्तियां हैं, उन सबका सम्मान करते हुए एक ऐसा कानून बने जो सभी को समान तरीके से लागू हो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि आदिवासियों को इस कानून से अलग रखा जाएगा। ठीक है, अगर सहमति बनती है, कांग्रेस भी नहीं चाहती है, भाजपा भी नहीं चाहती है, तो ठीक है, आप उनको अलग रख लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि क्या आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आदिवासियों पर बाकी सारे कानून लागू नहीं होते हैं क्या? फिर किस बात का डर है कि आप यूसीसी लागू करना चाहते हैं और आदिवासियों को उससे दूर रखना चाहते हैं? क्या भारत के आदिवासी किसी दूसरे देश के नागरिक हैं? इसी देश के नागरिक हैं। इसलिए एक सर्वानुमति भी नहीं जानी चाहिए और उन्हें भी इस कानून के दायरे में लाया जाए, बिना उनकी आस्था, धर्म और संस्कृति से खिलवाड़ किए बगैर। मैं समझ सकता हूं, आदिवासी समाज की पीड़ा समझ सकता हूं, राजनीतिक दलों की व्यवस्थाएं समझ सकता हूं, लेकिन इस कानून से उन्हें अलग रखना, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल संदेश ठीक नहीं है। कहीं सहमति बने, भले ही थोड़ी बहुत कानून सहमति बने, लेकिन उन्हें इस दायरे में शामिल करना चाहिए। तो यह एक मैसेज जाएगा पूरे देश में। और रही बात जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, वो इसमें जरूर आवश्यक तरीके से लागू होना चाहिए। बाकी 4 राज्यों में अभी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कोई स्पष्ट नीति समान नागरिक संहिता में लागू नहीं हुई। इसके अपने डर हैं, और डर समाज को भी लेकर के, धर्म को भी लेकर के है कि बहुत सारे विवाद होंगे। अरे भाई, मैं एक ही बात कह के बात समाप्त करूंगा कि जब कांग्रेस सरकार ऐसे कई कानून जब हिंदू कोड बिल ला सकते हैं आप, जब आप दूसरे कानून लागू कर सकते हैं, जब आप शाहबानो केस पर एक संविधान बदल सकते हैं एक अमेंडमेंट करके, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून अनिवार्यतः लागू होना चाहिए। अगर आप मुझे दोबारा मौका देंगे तो मैं इस पर विस्तृत बात करूंगा। जी ठीक है, चलिए। और सारी आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए एक लाइन दे दी है अनिल द्विवेदी जी ने। कांग्रेस की ओर चलते हैं। कांग्रेस को जो डर है आदिवासी वर्ग वाला, वो तो अब किनारे कर दिया गया कि उसको टच नहीं किया जा रहा है। बाकी आप बचे कुछ अल्पसंख्यक वर्गों के हित, उसको लेकर एक राय बनाने की कोशिश है। सलाह दीजिए, हो सकता है कि उसे शामिल करते हुए विधेयक का स्वरूप बने। इसमें कांग्रेस इतनी मतलब ऊहापोह में क्यों है? कांग्रेस इसमें शामिल क्यों नहीं हो रही है? भाग ले, हिस्सा ले, सलाह दे। मोहन जी देखिए, मैंने बहुत बिंदुवार बात की। सबसे पहली बात, मेरा भाजपा के वक्ता से सीधा प्रश्न था, यूसीसी लागू होने से देश के प्रत्येक नागरिक को क्या फायदा होगा? जब इनकी बारी आगे पूछेगा। दूसरा, दोनों मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता और या वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल द्विवेदी जी लगातार आर्टिकल 44 की बात करें, वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं। आर्टिकल 44 कहता है कि संविधान के अनुसार राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें किसी के भी अधिकारों का, उनके संवैधानिक प्रावधानों का हनन न हो, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी तय की जाती है। ये आर्टिकल 44 कहता है। कांग्रेस पार्टी वही कह रहे, हमको आपत्ति यूसीसी से नहीं है, लेकिन यूसीसी के लागू करने के पहले आदिवासी हितों के संरक्षण की बात हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, लेकिन 2 चीजें स्पष्ट है। पूरे देश में विवाह और तलाक के लिए, संपत्ति के बंटवारे उत्तराधिकार के लिए, गोद लेने के लिए और भरण पोषण, ये चारों चीजों के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल में शरीयत और मुस्लिम अलग अलग क्यों हो? ये इसी पे तो सवाल है कि अलग अलग क्यों है? देखिए, मैं अलग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ऑलरेडी लॉ लागू है उसके आधार पर बंटवारा, उत्तराधिकार, भरण पोषण, ये सारे लाखों केसेस ऑलरेडी यहाँ पे कोर्ट में पेंडिंग है। मैं पूछना चाहता मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र से, आपके जो परिवार में, आपके उसमें जब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर शादी, तलाक, संपत्ति, इनका जो फैसला होता है वो शरीयत के आधार पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के आधार पे होता है। जब यूसीसी लागू होगा उसके बाद से होगा, स्पष्ट करें कि क्या क्लियर होगा। दूसरी बात चलिए बता रहे हैं, जल्दी एक ही पे सवाल, एक पे जवाब ले लीजिए। ऐसा है, नहीं, ये आखिरी जरूरी बात कर रहा हूँ। ये पूरी कवायद तो मालूम है आपको, आज बस्तर के आदिवासी की जमीन एक आम आदमी नहीं ले सकता, क्योंकि कानून है कि आदिवासी की जमीन आदिवासी तो वो रहेगी, सुरक्षित रहेगी, उस पर नहीं, उसको टच नहीं किया है। यूसीसी लागू होने के बाद
आदिवासी का संवैधानिक संरक्षण खत्म होगा। जो पूंजीपति मित्र है वो जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए लागू करने की साजिश कर रहे हैं। चलिए बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, 2006 के जवाब दे रहे हैं। चलिए जवाब दे दीजिए, जल्दी जवाब दे दीजिए। मोहन जी, यही झूठा नैरेटिव जो है कांग्रेस की रीति और नीति और संस्कृति है, ये झूठा नैरेटिव बनाते हैं। जब हमने बता दिया कि यूसीसी में भी किसी भी आदिवासी वर्गों के हितों की कहीं छेड़छाड़ नहीं, उनकी जो सांस्कृतिक, और जैसा भी अनिल द्विवेदी जी ने बताया, और जो सांस्कृतिक है और पारंपरिक जो संवैधानिक जो भी, अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, आपके का जवाब दे रहा हूं मैं, बीच में मैं नहीं बोला। तो उनके हितों की रक्षा के हिसाब से उनका जो अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, और उसमें लागू है संवैधानिक 5वीं अनुसूची, और उसके साथ साथ जो है पेशा कानून लागू है। इसी के कारण से उसको छेड़ा नहीं गया है हर जगह से। क्यों नहीं छेड़ा गया है वो आप इसी के हिसाब से समझ लीजिए। वो देखिए, एक तो ऐसे हिंदू लोग पर्सनल लॉ के हिसाब से भी उनका कानून आता है, लेकिन जब कानून की बात करेंगे तो सबके लिए कानून आएगा, तो उनके लिए छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। और सबके लिए इसलिए कानून लाया जा रहा है कि सबको यही बात की है ना कि तलाक के कई पेंडिंग केस है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से अलग मामला चल रहा है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ। इसकी जरूरत ही क्या थी? जब 44 अनुच्छेद 44 बाबा साहब अंबेडकर ने सोच लिया था तो उसको लागू क्यों नहीं किया? सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सिर्फ। अरे भाई बीच में बोले, फिर मैं बोलूंगा मिर्ची लगती है आपको। नहीं, ये दो चीज गलत नहीं है, ये आदत खराब है जी। मैं बीच में नहीं बोला, ये आदत बंद कर दीजिए आप। नहीं, आप इस बात को समझिए कि जब यह इस बात का बताया जा रहा है किसी भी धार्मिक जो है मामले में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होगा, कानूनी मामला सबके लिए बराबर होगा, उनका अपने धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी होगी, लेकिन कानून किसी बिल्कुल एक समझेगा, चाहे गोद लेने की बात हो, दत्तक पुत्र की बात हो, संपत्ति बंटवारा की बात हो, तलाक की बात हो, ये सब में एक कानून लगेगा, एक अपराध होगा और एक ही जैसा जाएगा। इसमें गलत क्या है? ये अगर बात कर रहे हैं आप मेरे अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आपका खसक रहा है, दर्द इस बात का हो रहा है, बता दीजिए, मेरे समझ में आ रहा है। वोट बैंक आपका खसक रहा है इसलिए आपको दर्द हो रहा है भाई, इस बात का सबको समझ में आ रहा है। मुस्लिम समुदाय, अरे भाई मुस्लिम समुदाय से मैं आता हूँ, एक बात बताइए, मेरे परिवार के लोग जो में शामिल है, क्या वहां पर मुस्लिम समुदाय के हिसाब से कानून लागू होता है? क्या वहां के हिसाब से कानून पालन करते हैं ना? शरीयत ये तो मानते हो? अरे शरीयत की कानून, ये शरीयत क्या, ये देखिए क्या मुस्लिम कंट्री है क्या? नहीं, ये क्या मुस्लिम कंट्री है क्या जो शरीयत कानून लागू होगा यहाँ पर? अरे कुछ भी बात मत करिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए आप ये सब हरकत कर रहे हैं। दर्द आपका इसलिए है क्योंकि आपका हाथ दब रहा है और वोट बैंक खसक रहा है। वोट बैंक आपका खसकेगा, इसी कारण से आपको दर्द हो रहा है और कोई कारण नहीं है। चलिए आगे बात आएगा कि आप किस प्रकार से आप जो हितों की रक्षा की जगह जो हितों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हितों को खराब करने की कोशिश, मैं बोल रहा हूं भाई हितों की रक्षा की बात आ गई बात। आगे गंगवानी जी, इतना तो मुस्लिम संगठन विरोध नहीं कर रहे हैं जितना कांग्रेस कर रही है। मुस्लिम संगठन पीछे हैं, मुस्लिम संगठन कोई सुझाव नहीं दे रहे, कांग्रेस क्यों कर रही है? देखिए मैंने 4 चीजें स्पष्ट कही, 4 विरोध है सीधे सीधे। पहला आदिवासी के संवैधानिक अधिकार, हाँ वो हट गया, वो उसको टच नहीं किया गया। दूसरा सांस्कृतिक विरासत, तीसरा, चौथा विधि आयोग जो स्पष्ट उससे कह रहा है कि जरूरत ही नहीं तो क्यों लागू कर रहे हैं, क्यों राजनीतिक ये तो सरकार का। अरे भाई यही समस्या है, एकता जो यही झूठा नैरेटिव बना के अनिल जी बताएंगे, अनिल जी बताएंगे। कर लिया, लेकिन अब जितनी जो जानकारी अनिल जी कुछ मोबाइल के थ्रू और नेट के थ्रू वो जनता जागरूक हो चुकी है। अब झूठा नैरेटिव बनाना बंद कर दीजिए भाई। वो तो बेहतर है, दिख रहा है आप झूठा नैरेटिव बना के आप वोट बैंक में जो है आप साधने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, वोट बैंक खत्म हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है जी। जी अनिल जी, आप इसमें क्या प्रकाश डालेंगे? ये जो गंगवानी जी बातें कह रहे हैं। देखिए मोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज की जो परिचर्चा हुई उसमें तो शामिल नहीं था, पर मुझे ऐसा उम्मीद है कि शायद मुस्लिम संगठन भी उसमें पहुंचे रहे होंगे। पहुंचे और उन्होंने अपनी जो भी आपत्ति, जो भी सुझाव दिए होंगे, सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए और लागू करना चाहिए। मैं एक बात इसमें जोड़ना, जो मैंने सबसे पहले शुरू में कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर समान नागरिक संहिता में कुछ प्रावधान होने हैं, अब इसकी जरूरत आन पड़ी है। जनसंख्या नियंत्रण को रोकने की जरूरत है। ये जो विस्फोट हो रहा है जनसंख्या का, इससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि एक परिवार 2 बच्चे पैदा करेगा और एक परिवार जो है 9 से 10 बच्चे पैदा कर लेगा। यह असंतुलन होगा जनसंख्या का, पारिस्थितिक असंतुलन भी होता है। देश के कई ऐसे जिले हैं जहां पहले बाहुल्य दूसरे लोगों का था और आज वहां पर दूसरा बाहुल्य हो चुका है, क्योंकि वहां जनसंख्या असंतुलन है। और यह सवाल किसी एक धर्म को टारगेट करके मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी हमारे भारतीय नागरिक हैं, लेकिन ये हम सब
सबके चिंता का विषय होना चाहिए कि जब चाइना को पछाड़कर यदि देश अब जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो रहा है पूरे दुनिया में, तब हमें देखना होगा कि यदि प्रकृति का बचाना है, संपदा को बचाना है, यदि सबको समान रूप से उसका उपभोग करना है, तो फिर पारिवारिक सदस्यों की संख्या भी सीमित रखनी होगी। इसलिए जरूरी है कि नियम बनाए जाएं। नियम यह हो सकता है कि बच्चे 2 ही अच्छे, 2 बच्चों को कांग्रेस भी परिवार नियोजन कार्यक्रम लेके आई थी ना, क्यों लेकर के आई थी? पूरे देश ने उसका स्वागत किया था। इसलिए लेकर के आई थी कि देश में जनसंख्या असंतुलन को रोकना है, और रोकना है तो इसके लिए परिवार नियोजन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नसबंदी अभियान चलाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको कानून बनाना होगा कि इससे ज्यादा बच्चे नहीं चलेंगे। आपने पंचायत स्तर पर लागू कर दिया ना कि 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। ये विधायक और सांसद में क्यों नहीं है भाई? वहां पर भी लागू करिए। तो जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा जो सब पे समान तरीके से लागू होगा, तो इससे जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, इससे प्रकृति का जो बराबर की जो हिस्से बांटे वो होगी। मैं पुराने बयान दोहराना नहीं चाहता कि यह देश की प्राकृतिक संपदा पर सबसे पहले किसका हक है, ये सब जानते हैं ये बयान किसकी तरफ से आया था। तो इसलिए इस चीज को रोकने के लिए जरूरी है कि एक जनसंख्या नियंत्रण कानून इसमें लागू हुआ। दूसरे राज्यों ने यह हिम्मत नहीं दिखाई है। क्या छत्तीसगढ़ यह हिम्मत दिखा सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी कोई कानून समान नागरिक संहिता के दायरे में हो? यह देश के लिए अच्छा होगा, राज्य के लिए अच्छा होगा। मुझे लग रहा है सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। चलिए ठीक है, और सारी चीज़ों को दरकिनार करके राजनीतिक रूप से इस कानून को ना देखते हुए इसमें कैसे बेहतर किया जा सके, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गंगवानी जी, जल्दी 30-40 सेकंड है, आप शायद अपनी बात कुछ रखना चाह रहे थे। जी देखिए, महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल से तो आदिवासी विरोधी है। 3 साल से आरक्षण संशोधन में तक अटका हुआ है, क्यों पारित नहीं हुआ? कुछ सुझाव दे दीजिए, सुझाव शामिल कर ले, ऐसे कुछ सुझाव दे दीजिए। करने के लिए वनाधिकार अधिनियम में परिवर्तन क्यों किया गया? नगरनार प्लान जिसमें आदिवासियों के हित जुड़ा हुआ है, आप उसको निजीकरण की साजिश क्यों कर रहे हैं? नंदीराज की मैं पूछना चाहता हूं, जो हसदेव में तमनार में पेड़ काटे जाते हैं, आदिवासी विरोध करते हैं, तो पुलिस बर्बरतापूर्वक पिटाई क्यों करती है? आपने क्या आदिवासियों को सरकारी नौकरी का वादा किया था, आपने पूरा किया? चलिए वो चीजें अलग है। फिलहाल इसमें ऐसे प्रावधान रखे ये कांग्रेस चाहती है जिससे कि आदिवासियों का अहित ना हो ना, यही कहना है ना आपका। अभी तो सुझाव लिए जा रहे हैं, आपकी बात आ गई है तो जरूर सरकार इस बात को सुन रही होगी। तौकीर जी भी बात पहुंचाएंगे, खुद अल्पसंख्यक है तो आज नजारा दूसरा रहा। अल्पसंख्यकों के हितों की बात आप करते रहे, लेकिन अल्पसंख्यक होने के बावजूद इन्होंने यूसीसी का समर्थन किया। इस चर्चा इस बात को समझना पड़ेगा मोहन जी कि आप अभी ये बात कर, फिर वही वाली बात झूठा नैरेटिव बना रहे कि आदिवासियों की हित नहीं, हितों की चर्चा नहीं करते। मैंने वही कहा ना, आपने नकली आदिवासी आप बनाए, आप नकली आदिवासी। समय आज नहीं है ये सब विषय के लिए, और चर्चा को यहीं खत्म करना होगा हमें। आज हमारे साथ इस पूरी चर्चा में डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। तौकीर रजा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अजय गंगवानी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।